हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे वापसी हो रही है और ये वन शॉट रिवीजन ऑफ ईएम वेव्स के साथ हम वापसी कर रहे हैं यूट्यूब पे। और ये जो वन शॉट की सीरीज है ये ठीक 2 साल पहले राधिका क्लासेस के चैनल पे शूट की गई थी और अब से दोबारा से एक बार ये 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन सीरीज की वापसी लेके आए हैं और इसके अंदर शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ईएम वेव से। जैसे कि आपको बोला था, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और ये जो वन शॉट है ये आपकी बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और आपके प्री बोर्ड एग्जाम सबके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और इवन ही आपको बता दूं, आने वाले बच्चे जो आने वाले सालों के बच्चे हैं वो भी इन वन शॉट्स को प्रेफर कर सकते हैं अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो बात करूं यार, इन वन शॉट के अंदर हम कवर करने वाले डिटेल कंसेप्ट। ये डिटेल वन शॉट होने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं होगा अभी रैपिड वन शॉट होगा, ये डिटेल कंसेप्ट के साथ वन शॉट होगा। एक एक कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी डाटा मैं लिख के नहीं लाया हूँ, सारा डाटा अपने हाथ से लिखूंगा और सारा कंप्लीट वन शॉट आपके साथ यहाँ पे रह के डिस्कस करूंगा। अभी तक मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, फिर कौन कौन सी चीजें इसके अंदर कवर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ भाई, लास्ट ईयर ये वन शॉट हम अपलोड नहीं कर पाए थे। जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम दे के आए थे उन्होंने 2024 वाले बोर्ड एग्जाम से काम चलाया था। अब 2026 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए हम दोबारा से एक वन शॉट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा और वो भी डिटेल कंसेप्ट के साथ। पूरी कोशिश करेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस कवर करने की। अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज अलग से चलाई जाएगी और साथ में आपके साथ लाइव सेशंस लिए जाएंगे जहां पे कंसेप्ट को रिवाइज करा के आपके साथ हम डिस्कस करने वाले ढेरों नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको ये देखा गया होगा भी आपके जो क्वेश्चंस का नंबर है वो बढ़ाया गया, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बढ़ाया गया। तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन और हाई ऑर्डर्स मतलब जो आपकी हाई थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस है वो अब थोड़े से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, वैसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करते आएंगे, करते चलेंगे जब तक हमारे बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते। अब हम भी अपने क्वेश्चंस के लेवल, अगर बोर्ड वालों ने अपना लेवल बढ़ाया है तो हम भी अपने लेवल को बढ़ाएंगे और इवन हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक की तैयारी करेंगे। कॉम्पिटेटिव के टॉपिक्स जो सीबीएसई में, देखो अब टॉपिक्स तो सारे सेम है, चाहे सीबीएसई की बात करूं, चाहे नीट की बात करूं, चाहे जेई की बात करूं, सिर्फ क्वेश्चन लेवल का डिफरेंस रह गया। और इवन क्वेश्चन लेवल भी ऑलमोस्ट सेम कर दिया गया। नीट के अंदर भी पेपर के अंदर क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, जेई के अंदर तो पहले ही मुश्किल थे, अब सीबीएसई के अंदर भी मुश्किल कर दी गए हैं। तो हमें सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बूस्ट अप हो सके। तो शुरुआत करते हैं हमारे वन शॉट की और उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा तुम लोग शेयर करोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ वीडियोस यहाँ इस चैनल पे बढ़ने वाली है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि यार जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तब तक वीडियो को, अब ये जो वीडियो शूट हो रही है रात को 1 बजे शूट हो रही है, अब जब रात को 1 बजे शूट हो रही है ना तो यार थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है और मोटिवेशन तुम्हारे शेयर से, तुम्हारे नंबर ऑफ लाइक से या तुम्हारे कमेंट से, प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आते हैं उससे मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सपोर्ट जैसे लास्ट ईयर के बच्चे आज तक राधिका क्लासेस पे अपना भरोसा दिखाते आए हैं वो तुम लोग भी दिखाओगे। बोर्ड्स 2025-26 या कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2025-26 वाले बच्चे राधिका क्लासेस पे वही भरोसा दिखाएंगे जो लास्ट 5 साल से बच्चे इस चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं और अपनी सारी प्रिपरेशन इस चैनल से कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं ईएमएफ्स की। और अगर ईएमएफ्स की बात करूं ना तो ईएमएफ्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। भाई यहाँ पे ना सबसे पहले आपको डिफाइन करा जाता है भी ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन कराने से पहले ना एक बहुत सिंपल सी तरीके चीज आई थी, दैट इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। मतलब ये जो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है ना, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, आपने चैप्टर नंबर 4 में, उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर सबने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा होगा। दैट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग जो बी डॉट डीएल होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई, where I is the current through the imaginary loop, जो हमने imaginary loop एक कंडक्टर के अराउंड उठा रखा है उसका B डॉट डीएल दैट इज द लाइन इंटीग्रल, एक लाइन के ऊपर, एक लूप के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। बट ये बोला जाता है ये गलत है। ये गलत है किस केस में, इन केस ऑफ कैपेसिटर। मान लो मैं बता रहा हूं इसकी इनकंसिस्टेंसी कहां पे होगी, कहां पे ये लॉ गलत होने वाला है। मान लो मैंने क्या करा, एक कैपेसिटर कंसिडर करा। एवरीवन नोज यहाँ कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होती हैं। एवरीवन नोज यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होती हैं और ये दोनों प्लेट्स पहले से अनचार्ज होती हैं। हमें इसको चार्ज करना पड़ता है एक बैटरी की हेल्प से या फिर एक ऑल्टरनेटिंग करंट की हेल्प से, एक चेंजिंग करंट की हेल्प से। और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिपोजिट होता है और दूसरे पे क्या होता है, नेगेटिव। एवरीवन नोज, मतलब देखो सबने पिछले चैप्टर पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद ही तुम एड्स पे आए होगे। कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, बैटरी की हेल्प से इसको चार्ज किया जाता है और आपको ये बोला जाता है भी धीरे धीरे एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के पास जाते हैं।
जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और जिसके पास जाते हैं उस पर आ जाता है नेगेटिव। अब इन्होंने क्या लिखा, दो लूप्स उठाए, इन्होंने दो सर्कुलर लूप उठाए, एक लूप उठाया जस्ट आउटसाइड दी कैपेसिटर प्लेट जिसका नाम रखा C1, एक उठाया इसके अंदर और ये रखा गया C2। आपको बता दूं कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, इवन इन मिलीमीटर्स, इवन इन माइक्रोमीटर्स, बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो उन्होंने दो लूप उठाए और यहाँ पे क्या प्रूव करा, अब क्या बोला, कंसिडर टू लूप्स, इन्होंने दो लूप्स कंसिडर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर में प्रूव करना आ जाता है, प्रूव दैट एम्पियर सर्कुलर लॉ इज इनकंसिस्टेंट, और आपसे पूछे एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या हर जगह सही है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये कैपेसिटर के केस में सही नहीं होगा। ठीक है, अब कंसिडर टू लूप्स C1 एंड C2, हमने दो लूप्स उठाए हैं C1 और C2। C1 जस्ट आउटसाइड दी प्लेट्स, जो C1 है वो प्लेट्स के जस्ट बाहर है, और जो हमारा C2 है ये C2 इनसाइड दी प्लेट्स है, एंड ये C2 कहां पे है, इनसाइड दी प्लेट्स है, ये प्लेट्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सो मैं सबको पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, तारों के अंदर करंट जाएगा और फिर वही तारों से वापस आएगा। जहां पे कंडक्शन वायर नहीं है, जहां पे कंडक्शन वायर नहीं है वहां पे करंट नहीं होगा, मतलब अंदर तो कोई वायर नहीं है तो अंदर कोई करंट नहीं होगा, और जो तारों में से करंट जाता है उसका नाम रखते हैं कंडक्शनल करंट। इस करंट का नाम रखेंगे कंडक्शनल करंट, जो कि IC होता है, जिसका फॉर्मूला dQ/dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, अगर मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की वैसे बात करता हूं, मैं बोल रहा हूं ये दोनों लूप्स काफी पास पास है, एक कैपेसिटर प्लेट के जस्ट बाहर, एक कैपेसिटर प्लेट के जस्ट अंदर। तो मतलब मैंने आपको बोला कैपेसिटर प्लेट की थिकनेस बहुत कम है, मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, मतलब ये दोनों लूप्स काफी पास पड़े हुए हैं। अगर ये दोनों लूप्स काफी पास पड़े हुए हैं तो जनाब अगर एक पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और वो दूसरा उसके पास है, कैन आई सिंपली से दैट दोनों पे ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड बराबर होनी चाहिए। अगर ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड बराबर होनी चाहिए ना, आज C1 एंड C2 आर वेरी क्लोज्ड, ये काफी क्लोज्ड पड़े हुए हैं, काफी पास पास है, तो दोनों का B.dl बराबर आना चाहिए। चाहे B.dl ऑफ C1 की बात करूं, चाहे B.dl ऑफ C2 की बात करूं, लेकिन ये दोनों बराबर आएंगे या नहीं आएंगे उसकी बातें बाद में है, लेकिन आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि क्लोज पड़े हुए, अगर क्लोज पड़े हुए तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी, और अगर बराबर होगी तो दोनों का B.dl इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, आपका जो B.dl ऑफ C1 है, C1 के अंदर से तो ये देखो ये रहा C1, C1 के अंदर से तो करंट जा रहे है, उसके अंदर से तो वायर जा रहे लिए, इसके अंदर से करंट जा रहा है IC, इसके अंदर से करंट जा रहा है IC, इसके अंदर से करंट जा रहा है IC को मैं अभी I लेके चलूंगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट I के। ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट I के, क्योंकि भाई इसके अंदर से तो तार जा रही थी, इसके अंदर से तो चार तार जा रही है, अगर इसके अंदर से वायर जा रही है तो मतलब इसके अंदर से करंट जा रहा है, तो इसका B.dl किसके बराबर, म्यू नॉट I के बराबर। लेकिन फॉर B.dl ऑफ C2, अब देखना भाई तुमने समझ बहुत बढ़िया से समझ गए होगे, C2 के अंदर ये हमारा भाई C2 के अंदर तो कोई वायर नहीं है, अगर इसके अंदर कोई वायर नहीं है, क्या कोई इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, भाई जब तार ही नहीं है, जब वायर ही नहीं है, तो भाई इसके अंदर से करंट नहीं होगा, और अगर इसके अंदर से करंट नहीं है ना, तो इसका करंट कितना होगा, इसका करंट कितना होगा, जीरो। इसका करंट जीरो है, इसका B.dl भी कितना आना चाहिए, जीरो। वाओ, अब इसका B.dl आ गया म्यू नॉट I, इसका B.dl आ गया जीरो, लेकिन ये तो बराबर आने चाहिए थे। बराबर क्यों आने चाहिए थे, क्योंकि पास पड़े हुए हैं और ये बराबर नहीं आए, इसका मतलब यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड नहीं है। दिस प्रूव्स इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। यहां से प्रूव होता है भाई ये कैपेसिटर के केस में एम्पियर सर्कुलर लॉ बराबर नहीं है। देयरफॉर क्या लिखोगे, B.dl ऑफ C1 is not equal to B.dl of C2, therefore एम्पियर सर्कुलर लॉ इज इनकंसिस्टेंट। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हो गया गलत, लेकिन किस केस में सर, जब गलत था तो हमें पढ़ाया क्यों। ठीक है, अभी ये पढ़ाया क्यों, एक बार मैं लिख देता हूं, क्योंकि स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है और स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अभी भी गलत हो सकती है, फिलहाल अभी बात ये सीएम ने फालतू लिख दिया। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं यार ये गलत है, तो हमें पढ़ाया क्यों गया, सवाल ही आता है। भाई अगर तुम देखो, तुम 100 नंबर का पेपर देने जा रहे हो और तुम्हारे को 99 का आता है, 1 नंबर का पेपर नहीं आता, तो क्या तुम पेपर छोड़ दोगे, नहीं। ये 99% मतलब सारी जगह सही था, सिर्फ कैपेसिटर में गलत था। पढ़ाया इसलिए गया क्योंकि बहुत जगह सही था, सिर्फ एक जगह नहीं लग रहा था। इसको जो गलत प्रूफ किया था ना, वो किया था मैक्सवेल ने, और ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ठीक है, ये एक मैक्सवेल है, साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट ने मैक्सवेल ने आगे क्या बोला,
भाई देखो मैं इसको सही कर सकता हूं, बोला पैसे लगेंगे और मैं सही कर सकता हूं। मैक्सवेल ने डिफाइन करा डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने क्या डिफाइन करा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जो एक्चुअल में करंट नहीं है। सर क्या बोल रहे हो? बोल रहे हो करंट है लेकिन एक्चुअल में करंट नहीं है। ये बोल रहा है ये करंट इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर होता है सर बिना वायर के करंट कैसे आ सकता है? आ सकता है। मैक्सवेल ने बोला ये एक ऐसा करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आता है। यहाँ पे चार्जेस का मूव होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे वायर का होना जरूरी नहीं है। ये एक्चुअली में करंट नहीं है। इसे करंट क्यों बोला जा रहा था उसका रीजन समझते हैं। क्या बोला? मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन करी। मान लो एक कैपेसिटर प्लेट है, मैंने आपको बोला कैपेसिटर प्लेट पहले से अनचार्ज थी, पहले अनचार्ज थी, इसके ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, इसके ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हुआ। आपको पता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होंगे ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बढ़ने से लगातार बढ़ती है। पहले चार्ज नहीं था, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, धीरे धीरे कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है। अगर ये चार्ज बढ़ रहा है ना, तो चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। कैन आई से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल? यहाँ कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन अगर कैपेसिटर एक बार फुली चार्ज हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगी तो मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगी, और अगर वो कांस्टेंट हो जाएगी तो उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये एक वेरिएबल स्टेट है। अब सवाल क्या था? हमने ईएमआई के अंदर पढ़ा भाई मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, मैग्नेट के पास आने से, मैग्नेट्स के दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन करी अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये किसने प्रेडिक्ट किया था? मैक्सवेल ने। वो बोल रहे हैं भाई तुमने बोला फिफ्थ सिक्स चैप्टर में ईएमआई में तुमने बोला भी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मैक्सवेल आया बोला यार अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई करंट प्रेजेंट है। ये करंट चार्जेस के मूव करने की वजह से नहीं है, और ये एक्चुअली में कोई करंट नहीं है। इसे करंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है उसे क्या बोल देते हैं? करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली में कोई करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे करंट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सवाल इज displacement current is not a current. Displacement current is produced in between the capacitor plates and when the electric field is variable. ये स्टेडी स्टेट में प्रोड्यूस नहीं होगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तब प्रोड्यूस होगा। चार बातें बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो याद रखना। पहली बात, ये करंट नहीं है। ये करंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब चेंज होगी? जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा या अनचार्ज हो रहा होगा। ये स्टेडी स्टेट में नहीं होता। डेफिनेशन लिखते हैं। अब डेफिनेशन क्या लिखते हैं? अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट करंट which came into existence ये कब प्रोड्यूस होगा? whenever there is change in whenever there is change in whenever there is change in electric flux whenever there is change in electric flux। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट रखा जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कभी चार्जेस के मूव करने की वजह से नहीं आता, ये डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से आता है। क्या इतनी बात क्लियर होगी? भाई तारों के अंदर होता है कंडक्शनल करंट, वायर के अंदर जो चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है वो होता है कंडक्शनल करंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। जो वायर्स के अंदर है वो कंडक्शनल, जो कैपेसिटर प्लेट के अंदर है वो डिस्प्लेसमेंट। वो कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं अभी तक क्या पढ़ा। मान लो आपने एक बैटरी लगाई और ये बैटरी के अंदर टर्मिनल्स हैं। इस टर्मिनल्स का यूज करके हमने क्या करा? एक कैपेसिटर प्लेट को चार्ज कर दिया। धीरे धीरे ये कैपेसिटर प्लेट चार्ज होना शुरू हुई, धीरे धीरे ये कैपेसिटर प्लेट चार्ज होना शुरू हुई। जो वायर्स के अंदर से करंट आ रहा था उसका नाम रखा कंडक्शनल करंट, और जो कैपेसिटर प्लेट के अंदर करंट था उसका नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ किस कंडीशन में आएगा? ये सिर्फ वेरिएबल कंडीशन में आएगा, ये आपका स्टेडी कंडीशन में नहीं आ सकता, ये वेरिएबल स्टेट में आएगा। बाहर कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता और अंदर कोई भी कंडक्शनल करंट नहीं होता।
और अंदर कोई भी कंडक्शनल करंट नहीं होता। मतलब अंदर तो वायर ही नहीं है, अगर अंदर वायर नहीं है तो अंदर कंडक्शनल करंट नहीं है, अंदर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी वेरिएबल स्टेट में, बाहर सिर्फ कंडक्शनल करंट है वो भी वायर्स की वजह से। ये डिफाइन करा था मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने फिर इसको डिफाइन करके क्या बोला भाई, हमारा जो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है ना, उन्होंने कैपेसिटर के लिए मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ निकाला, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ डिफाइन करा। ये बोले भी हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बोला क्या, बी डॉट डीएल ना, अब जो बी डॉट डीएल आ रहा है वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट, इसमें आईसी के साथ साथ आईडी भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें आईसी के साथ साथ आईडी भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब कंडक्शनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होगा। ये मॉडिफाइड था, उन्होंने ठीक करा। बोले ये जो आपका पहले वाला एम्पियर सर्किट लॉ है ना, ये पहले वाला एम्पियर सर्किट लॉ कैपेसिटर के केस में वैलिड नहीं है, जो हमने प्रूव कर दिया कि ये गलत है। तो इसको मॉडिफाई करके उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करा, और डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करने के बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद बी डॉट डीएल किसके बराबर हुआ, म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी के बराबर। अब यार इसको कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए ना, इसको कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन निकालना होगा आईसी और आईडी का, रिलेशन बिटवीन आईसी एंड आईसी एंड आईडी, कंडक्शनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का रिलेशन, जो कि एक तगड़ा रिलेशन है, कहीं ना कहीं पेपर में आ जाता है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएगा। आपको कंडक्शनल करंट दे के रखेंगे और पूछा जाएगा बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना, एक सीधा सा सवाल आएगा। अब सबको पता है कंडक्शनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, जो तारों के अंदर चार्जेस मूव हो रहे हैं उन चार्जेस की वजह से होगा, और इसका सीधा सा फॉर्मूला होगा डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट निकलता कैसे, पहले उसकी बात करते हैं। मैंने आपको बोला फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको याद है ईएमएफ जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ी थी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। That's why this displacement current is directly proportional to rate of change of electric flux. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद आएगा एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट का नाम क्या रखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, जिस कांस्टेंट का नाम क्या रखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो भाई दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपके डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और मैं अब आईसी और आईडी का रिलेशन निकालने वाला हूं। मतलब जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, सॉरी जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करोगे, जितना जल्दी कैपेसिटर को चार्ज और अनचार्ज करोगे, उतना ज्यादा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर बात करूं इसके आईसी और आईडी के रिलेशन की, आईसी का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ लिया, आईसी का फॉर्मूला था डी क्यू बाई डी टी, और आईडी का जो फॉर्मूला था ना वो था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब ये डी फाई ई क्या है, फाई ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला सब लोग जानते हो, ई ए कॉस थीटा। अब ये कैपेसिटर प्लेट थी, कैपेसिटर प्लेट का पॉजिटिव प्लेट ये था और नेगेटिव प्लेट ये था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, ये लूप उठा रखा था, इसका नॉर्मल वेक्टर इस तरफ। आपको पता है ई ए कॉस थीटा में जो ये थीटा होता है, ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर कौन होता है, नॉर्मल वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 कितना होगा, 1। और आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा वो कितना होगा, ई है जनाब। ये तो बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या चैप्टर नंबर 1 गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में प्रूव करा था। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन में एरिया, पुट करते हैं तो यहाँ से सिग्मा चार्ज अपॉन में एरिया इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ये ई आ गया। फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स क्या बचा था, ई, और फिर मैंने जब फ्लक्स निकाला, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी, तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया और मेरा फ्लक्स आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये तो देखा फॉर्मूला है भाई, गॉस थ्योरम में भी तो यही पढ़ा था भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को निकालना था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए बोला यहाँ पे परमिटिविटी भी आएगी। मीडियम पे डिपेंड करता है इसलिए परमिटिविटी भी आएगी। तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी
और फ्लक्स आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हो फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई देखो एप्सिलॉन नॉट हमारे यहाँ होता है कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी क्यू बाई डी टी बचा, ये कैंसल आउट हो गया, तो आई डी आ गया डी क्यू बाई डी टी। हाँ ये तो आई सी के बराबर आ गया भाई, हमारा आई सी भी तो डी क्यू बाई डी टी था, और हमारा जो आई डी है वो भी डी क्यू बाई डी टी है। तो क्या यहां से एक बात पता लग रही है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शनल करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल। डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शनल करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये हमारे हो गए न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक बाहर होता है एक अंदर होता है। बाहर कौन होता है? कंडक्शनल। अंदर कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट। अंदर कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? आ गया समझ? लेट्स गो फॉर दी अनदर वन। ये हमारा कंडक्शनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट न्यूमेरिकली बराबर है। कैपेसिटर प्लेट के बाहर जो वायर के अंदर होता है वो कंडक्शनल करंट, कैपेसिटर प्लेट के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वहां पे होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करके बोला अब आप एक करंट नहीं लिख सकते, आपको दोनों करंट लिखने पड़ेंगे, आईसी के साथ साथ आईडी भी लिखना पड़ेगा। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे लिख के डाल दूंगा। ये 2025-26 के जो मैंने नोट्स आपको ये जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ है, क्या ये सही है? अबे कौन कह रहा है ये सही है? कौन कह रहा है? मैक्सवेल कह रहा है ये सही है। तो भाई किस बेसिस पे कह रहा है मैक्सवेल ये सही है? आओ प्रूव करते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ उन्होंने गलत प्रूव करा। इसके बाद आता है यार इनकंसिस्टेंसी, मतलब ये बोल रहे हैं भाई जो हमारा थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग अभी मैं सीख रहा हूं, इनकंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। ये बोल रहे हैं जो हमारा मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है ना, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ हमारा सही है, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ हमारा सही है। तो ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये था ना। फिर इन्होंने कैपेसिटर प्लेट उठाई थी, कैपेसिटर प्लेट में एक पॉजिटिव प्लेट थी और दूसरी कैसी थी? नेगेटिव प्लेट। और दो लूप उठाए थे, दो लूप उठाए थे, एक उठाया था इनसाइड, एक उठाया था आउटसाइड। इसका नाम रखा था C1, इसका नाम रखा था C2, इसका नाम रखा था C2। अब बात करता हूं फॉर लूप C1। फॉर लूप C1 के लिए मेरे हिसाब से तुमने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, बट फिर भी एक बार बोल रहा हूं, C1 लूप बाहर वाला है। बाहर वाले के लिए आपको पता है बाहर वाले लूप के अंदर से, इसके अंदर तो वायर है, इसके अंदर तो वायर है, अगर इसके अंदर से वायर पास हो रही है ना तो जनाब यहां से कंडक्शनल करंट तो जाएगा, लेकिन ये कैपेसिटर के बाहर है। अगर ये कैपेसिटर के बाहर है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? 0। वो तो कैपेसिटर के अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। तो बाहर वाले लूप के लिए आईडी तो 0 होगा, लेकिन आईसी 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वायरस तो है। तो आपका जो बी डॉट डी एल बनेगा, जो बी डॉट डी एल बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? म्यू नॉट आई सी। ये आ गया C1 के लिए इक्वेशन 1, ये आ गया C1 के लिए। जो लूप बाहर है, जो लूप बाहर है उसकी बात कर रहा हूं, जो बाहर वाला लूप है उसके लिए बी डॉट डी एल किसके लिए बराबर आ गया? म्यू नॉट आई सी के। लेकिन फॉर लूप C2, अगर मैं C2 लूप की बात करूं, C2 कौन है भाई? ये अंदर वाला। अंदर कौन सा करंट नहीं होगा? यहाँ पे तार नहीं है भाई। अगर यहाँ पे तार नहीं है, यहाँ पे वायर नहीं है, अगर वायर नहीं है तो यहाँ पे कंडक्शनल करंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट्स हैं और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, तो यहाँ पे आपका कंडक्शनल करंट नहीं होगा क्योंकि तारे नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल ऑफ C2 किसके बराबर हुआ? आईसी को तो हटा दो, आईसी के तो हटा दो, सिर्फ आईडी बचेगा। दिस इज इक्वेशन 2, मतलब लूप C1 के लिए आईसी बचेगा, लूप C2 के लिए आईडी बचेगा। लेकिन यार ये फिर तो बराबर नहीं आया भाई, यहाँ पे आईसी आ रहा है, यहाँ पे आईडी आ रहा है। हमारे को ये बराबर चाहिए थे क्योंकि ये लूप पास पड़े हैं, इन दोनों के ऊपर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, तो इनका बी डॉट डी एल सेम आना चाहिए क्योंकि लेंथ तो दोनों का बराबर है, लेंथ दोनों का बराबर है, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो दोनों का बी डॉट डी एल भी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिकल लूप्स हैं। लेकिन ये सेम, अरे ये तो सेम है, ये हमें कैसे पता सेम है? अभी तो प्रूव करा था आईसी और आईडी न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, आईसी और आईडी न्यूमेरिकली बराबर होते हैं। एज आईसी इज इक्वल टू आईडी, therefore b dot dl of c1, b dot dl of c1 must be equal to b dot dl of c2। ये दोनों आपस में बराबर, और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये प्रूव करते हैं तो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ इज कंसिस्टेंट। जो हमारा मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है वो हमारा कंसिस्टेंट लॉ है।
मॉडिफाइड एम्पियर लॉ इज कंसिस्टेंट। ये हमारा मॉडिफाइड एम्पियर लॉ कंसिस्टेंट हो गया। एम्पियर सर्कुलर लॉ गलत था कैपेसिटर के केस में। मैक्सवेल बीच में कूदा, उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट की नाम की एक चीज होती है जो कैपेसिटर के अंदर आती है, और वो तब आती है जब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्टेडी स्टेट में नहीं आएगी। और उसके चेंज होने की वजह से वहां पे एक्चुअली में ये कोई करंट नहीं है, क्योंकि इसके चेंज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया करंट। तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एक्चुअली नॉट अ करंट, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको करंट बोलते हैं। और आईसी और आईडी न्यूमेरिकली आपस में बराबर होते हैं। आईसी तब आता है जब वायर्स के अंदर से चार्जेस मूव होते हैं, आईडी तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का सारा कंसेप्ट हुआ। अब इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करो यार, धीरे धीरे डिस्कस करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करो, हमने अभी तक क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जो कैपेसिटर प्लेट के अंदर आता है, और कब आता है, जब उसका काइंड ऑफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, जब या कह सकते हो वो वेरिएबल स्टेट में होगा, वो कांस्टेंट कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सारी बातें हुई थी। तो भाई 4-5 प्रॉपर्टीज है डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो इट ओनली एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, ये कभी भी आपका स्टेडी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेडी कंडीशन आप लोगों को समझना होगा, जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा या कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तब ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या लिखोगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टेडी कंडीशन। ये स्टेडी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेडी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये एक्चुअली में करंट है, क्या ये एक्चुअली में करंट है, क्या यहाँ पे एक्चुअली में चार्जेस मूव होते हैं? जी नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं होते। इट इज नॉट अ करंट, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ में करंट डेंसिटी में ऐड किया जाता है, आईसी के साथ आईडी ऐड किया जाता है। तो इसको करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम करंट रखा जाता है। क्या बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ करंट, इट इज नॉट अ करंट, ये कोई करंट नहीं है। इट ओनली adds to current density, it only adds to current density in ampere circular law. It is called as current, it is called as current because, इसको करंट क्यों बोलते हैं, because it produces magnetic field, because it produces magnetic field, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, करंट रखा गया। ठीक है, अच्छा तुम्हें सबको पता है भाई आईसी और आईडी में से कौन सा करंट बड़ा है? आईसी वो करंट है जो तारों के अंदर आता है, जिसका नाम है कंडक्शनल करंट। आईडी वो करंट है जो कैपेसिटर के अंदर आता है। अभी हमने पीछे प्रूफ करा था भाई आईसी और आईडी न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, ये उसका प्रूफ है। अब आप यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट करंट इज न्यूमेरिकली समझते हो, उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कंडक्शनल करंट, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कंडक्शनल करंट, वो कंडक्शनल करंट के बराबर होता है। हर चीज का प्रूफ आपको बताया। ये करंट नहीं है, सिर्फ करंट डेंसिटी में ऐड हो रहा है, और ये तब एग्जिस्ट करेगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कांस्टेंट रहने से इंड्यूस नहीं होगा। मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है तब एग्जिस्ट करेगा। जब कंप्लीटली चार्ज हो चुका है या कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये कैपेसिटर प्लेट के अंदर होता है और ये बाहर नहीं होगा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और रहेगी, फोर्थ प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट हमें समझाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर प्लेट की, दो प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और दूसरी कैसी होती है, नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे एक बैटरी की हेल्प से इसको चार्ज किया जाता है, वायर्स के अंदर से करंट जाता है, उसका नाम होता है कंडक्शनल करंट। जो वायर्स के अंदर से करंट जाता है उसका नाम होता है कंडक्शनल करंट, और जो कैपेसिटर प्लेट के अंदर आता है उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बात करता हूं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार क्या ये सेम वैल्यूज दे रही है। अब देखो क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां से चल रहा है कंडक्शनल करंट, कंडक्शनल करंट चला, कंडक्शनल करंट चला, अंदर जाते ही कंडक्शनल करंट कितना हो गया, 0, बाहर आते ही फिर कंडक्शनल करंट। क्या पूरे लूप में कंडक्शनल करंट की सेम वैल्यू चल रही थी? तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। बाहर तो कोई ना कोई कंडक्शनल करंट है, लेकिन अंदर कंडक्शनल करंट नहीं है। और बात करूं डिस्प्लेसमेंट करंट की, बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता, अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, बाहर फिर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। तो ना तो कंडक्शनल करंट कॉन्टिन्यूस है और ना ही डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इनका सम आईसी प्लस आईडी एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू देगा। कॉन्टिन्यूस मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू का मतलब, अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, कैपेसिटर प्लेट के बाहर
आईडी तो नहीं होता, सिर्फ सिर्फ क्या होता है, आईसी। लेकिन इनसाइड अंदर की बात करूं तो अंदर आईसी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, आईडी। सिर्फ क्या होता है, आईडी। तो भाई और एक बात आपको पता है, आईसी आईसी और आईडी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं, बाहर चल रहा है आईसी, अंदर चल रहा है आईडी, बाहर चल रहा है आईसी, अंदर चल रहा है आईडी, और लगातार अगर इनके सम की बात करूं, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, कभी आईसी आएगा कभी आईडी आएगा। लेकिन ये अलग अलग कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाहर आईसी था, अंदर आईडी आया, फिर आईसी आ गया, मतलब दोनों का सम कॉन्टिन्यूस रह रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस नहीं है। दोनों लगातार पूरे लूप में सेम वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन दोनों का सम बिल्कुल सेम वैल्यू दे रहा है। तो क्या लिखोगे, together with the displacement current, together with the displacement current, together with the displacement current, together with the conductional current के साथ साथ, together with the conductional current, displacement current is continuous, displacement current is continuous। ये जो हमारा displacement current है ये continuous है। अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में लिखूं ना, IC और ID ये अलग अलग कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये अलग अलग कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार पूरे लूप में सेम वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन जो हमारा आईसी प्लस आईडी है, आईसी प्लस आईडी है, वो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू देगा, वो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू देगा। दीज आर दी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आएगा, और ये कोई करंट नहीं है, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी। इसको करंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कंडक्शनल करंट के बराबर होती है। आईसी और आईडी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। आईसी और आईडी पूरे लूप में लगातार कंटिन्यूस नहीं चलते, लेकिन इनका सम जो आईसी प्लस आईडी है वो कंटिन्यूस रहता है। ये चार प्रॉपर्टीज आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की मिलेंगी। इसके बाद आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ गलत प्रूव हो गया, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट आया जो कि मैक्सवेल ने बताया था। फिर मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ आया जिसमें ये बोला गया बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। नाउ लेट्स गो फॉर दी मैक्सवेल्स इक्वेशन। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, मैक्सवेल इक्वेशन। बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे मैक्सवेल इक्वेशन होती है। देखो सिंपल सी बात है, मैं बात करते हैं, मतलब चार तरीके से आपने मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी हैं, और ये मैक्सवेल ने अभी तक जो आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी है ना, उन पूरी फिजिक्स को कंबाइन कर दिया। सबसे पहले आता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, दैट इज ई डॉट डीएस है, ई डॉट डीएस है, ये किसके बराबर है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस है। क्या कॉन्सिक्वेंस है ये बताता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो फ्लक्स वही कंट्रीब्यूट करेगी जो चार्ज इनसाइड पड़ा हुआ है। जो चार्ज इनसाइड पड़ा हुआ है ये चार्ज आपका इनसाइड वाला चार्ज है, ये चार्ज आपका इनसाइड वाला चार्ज है। अब उसके बाद आता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या था, मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या बोलते हैं भाई, जो बी डॉट डीएस है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज लूप से हमेशा कितना होगा, जीरो। इसका रीजन ये आपको पता है, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स एग्जिस्ट ना करने का मतलब है अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी और साउथ के अंदर, नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ के अंदर, उससे ये पता लगेगा कि यहाँ पे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। फिर इसके बाद एक तीसरी इक्वेशन आई और उन्हें बोला फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेरेडे लॉ जो था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, जो ईएमएफ होती है वो ईएमएफ किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है और करंट इंड्यूस होता है। फिर इसके बाद मैक्सवेल बीच में आया, उसने बताया मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, तो इसी को बोला गया, ये चार हमारे पास इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स की इक्वेशन है। इसका यूज करके, इन चारों इक्वेशन का यूज करके मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रेडिक्शन करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रेडिक्शन करी थी। इसको बोला जाता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगर मैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात करूं ना, उन्होंने क्या बोला था, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, इसमें भी यही बोला था, ये जो ईएमएफ है ना, ये जो ईएमएफ है, एक ये लूप के ऊपर ईएमएफ आती है, एक पूरे लूप की ईएमएफ होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ई डॉट डीएल बोला जाता है। ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी। एक पूरे कंप्लीट लूप की ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है। एक पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड ये म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आईडी होता है।
IC प्लस ID होता है, और इसमें ID डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसका फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। ये हमने अभी रिसेंट पढ़ा भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। तो ये चार इक्वेशन आपकी पास आई। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताता है, फिर फैराडे लॉ ये बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, मतलब करंट इंड्यूस होता है, और उसके बाद ये एम्पियर सर्कुलर लॉ में बताया गया भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक पहले बताया, देखो चार स्टेटमेंट दी भाई फ्लक्स क्या होते हैं, गॉस लॉ ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ने मैग्नेटिक फ्लक्स बताया, फिर उसके बाद फैराडे लॉ ने आपको ये बताया भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने ये बताया भी मैग्नेटिक फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आती है। मतलब एट द एंड मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन चारों इक्वेशन का यूज करके मैंने मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम क्या रखा, ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम क्या रखा, ईएम वेव्स। इसमें दो बातें, इन इक्वेशंस का यूज करा, कौन सी इक्वेशन का, इन मैक्सवेल इक्वेशंस का। क्या यूज करा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, और जब दोनों चीजें चेंज होंगी तो वहां पे वेव्स निकलेंगी, और उन वेव्स का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज हो रही है। तो दो छोटे छोटे से पॉइंट लिखता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कॉमन सेंस है भाई, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर्स, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर आपने दोनों चेंज कर दी तो दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बोथ आर दी एनर्जीज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे मैग्नेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को चेंज कर दिया तो वहां पे वेव्स निकलती है, एनर्जी निकलती है, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज हो रही है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेरिएशन होता है, दोनों का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो अब क्या बोल लूंगा, कहां पे प्रोड्यूस होंगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को चेंज करना जरूरी है, दोनों को चेंज करना जरूरी है। अगर आप इन दोनों को चेंज कर पा रहे हो तो चेंज करने से ईएम वेव प्रोड्यूस होगी। अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर पा रहे हो तो चेंज करने से वहां पे प्रोड्यूस होती है वेव्स, जिनका नाम क्या रखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा भाई, ईएम वेव की क्या डेफिनेशन है, ईएम वेव की क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैं आपको लिख के दूंगा, पहले सुनो। कौन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो बताऊं रेस्ट पे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रेस्ट पे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि ये चार्ज मूव नहीं कर रहा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ईएम वेव नहीं आएगी, इसका हमारे से कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन समझते हो, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये मूव कर रहा है, तो मूव करने से इसका करंट भी कांस्टेंट होगा, इसका करंट भी कांस्टेंट होगा। और अगर करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब तीसरा आता है, एक चार्ज पार्टिकल यहां से एक्सेलरेट करता हुआ नजर आ रहा है, और एक्सेलरेट करने का मतलब है या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो मान रहा हूं वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो भाई यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो है, हमारा एक काम तो हो गया। आपको पता है जब तक चार्ज रेस्ट पे है ना, जब तक चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगी। अब जनाब यहाँ पे तो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, मूव तो कर ही रहा है, वो भी अलग अलग वेलोसिटी से। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी।
अब बधाई हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल हो चुकी है। अगर ये दोनों वेरिएबल हो चुकी हैं तो उसके अंदर से जो वेव्स निकलती हैं उनका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन प्रोड्यूस करता है? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा या एक्सेलरेट करेगा। तो आपका सीधा सा आंसर, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती भी कैसे हैं? ये सारी चीजें आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी। अगर आपकी वेव इधर जा रही है, अगर आपकी वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगी। मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर चलेंगे। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर आपका एक्स एक्सिस में निकल के जाएगा। तीन एक्सिस है। अगर ईएम वेव एक्स में जा रही है, अगर वेव एक्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर चलते हैं। और ये इसके एविडेंस दिए गए थे यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे एविडेंस दिए गए थे, क्या देखा? मैंने बोला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट थी, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट थी, और यहाँ पे क्या देखा गया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वहां पॉजिटिव से नेगेटिव है। एक एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या देखा गया भाई? यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक निडल रख दी, ये मैग्नेटिक निडल रखी। ये मैग्नेटिक निडल क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। क्या देखा भाई? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी। मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी। देखो कैसे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कुछ राइट हैंड थंब रूल से इस तरीके से बाहर की तरफ घूमेगी। मतलब जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बनेंगे ना, वो कुछ इस तरीके से, ये 3D में, ये 3D में कुछ इस तरीके से आपके लूप्स बनने वाले हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या चलने वाले हैं? परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या चलने वाले हैं? परपेंडिकुलर चलने वाले हैं। They will move perpendicular to each other। तो मैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन लिखूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या है? कौन प्रोड्यूस करता है? पहली बात, कौन प्रोड्यूस करता है? जल्दी से एक बार, कौन प्रोड्यूस करेगा? रेस्ट वाला पार्टिकल, यूनिफॉर्म मोशन वाला, या फिर एक्सेलरेटेड? अब सवाल ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का चेंज होना जरूरी है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ईएम वेव को प्रोड्यूस करेगा। तो ईएम वेव में डेफिनेशन लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा? इट इज द वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन है, इट इज द वेव, इट इज द वेव एसोसिएटेड विद accelerated charge particle, associated with accelerated charge particle which propagate through space, which propagate मतलब चलेगी, जब चलेगी तो कितनी फील्ड होंगी? दो। which propagate through space as coupled इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग मतलब चेंज हो रही हैं। और कैसे चेंज हो रही हैं? आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी। एंड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, एंड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब ये जहां पे वेव जा रही है ना, उसके भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये वेव के भी परपेंडिकुलर रहने वाली है, ये वेव के भी परपेंडिकुलर रहने वाली है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं भाई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से निकलती हैं, और इसके पास दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंज हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ये ईएम वेव के भी परपेंडिकुलर है। और ये बुक में लिखी हुई एज इट इज स्टेटमेंट के साथ डेफिनेशन है, जो आपको एक एक वर्ड समझाया गया। भाई एक्सेलरेटेड चार्ज से आती है और जब चलती है तो इसके पास दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो आपस में परपेंडिकुलर होती है और वेव के भी परपेंडिकुलर होती है। अब इसका एक ऐसा डायग्राम, ईएम वेव का डायग्राम हमने बनाना है, जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा गया, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है ये। और ये बोर्ड क्वेश्चन में जब पूछा गया था, ड्रॉ दी सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सिस्टमेटिक डायग्राम बना रहे हैं। अब ये लिख लेना, कंसिडर एन ईएम वेव, कंसिडर एन ईएम वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग किस तरफ जा रही है? ये जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ। और अब मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव है ना, ईएम वेव की जो डायरेक्शन निकलती है, ये याद रखना, ईएम वेव की जो डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी से। नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये जो डायरेक्शन मिलती है वो ई क्रॉस बी से।
मतलब आप ई की डायरेक्शन में फिंगर्स रख के बी की तरफ घुमाओगे, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन मिल जाएगी। ई की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाओगे, ईएम वेव की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब मैं ईएम वेव को क्या बोल रहा हूं, ये ईएम वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, ईएम वेव जा रही है एक्स एक्सिस में। ठीक है, आपने बात सुनी होगी भाई जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई कैप के। जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई कैप के। अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगी। इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है, लगातार चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वाई एक्सिस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वाई एक्सिस में। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है, तो आपकी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही वाई एक्सिस में है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में होगा। वो जेड एक्सिस में ऑसिलेट करेगा, बाहर की तरफ आएगा, फिर अंदर की तरफ जाता हुआ ऑसिलेट करेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ ऑसिलेट करेगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है। ये टोटल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई जा रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रही है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर चलते हैं, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर चलते हैं तो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव कैसे मिलेगी, ई क्रॉस बी के। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई क्रॉस बी। अब हमें क्या लिखना है, इसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इक्वेशन होगी। अगर मैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, तो मैंने आपको ये बताया था भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, और इवन ये ईएम वेव के भी परपेंडिकुलर चलेंगे। इस केस में हमने क्या कंसिडर करा है, जो आपकी ईएम वेव है वो एक्स एक्सिस में जा रही है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, आपने क्लास 11th के अंदर प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पढ़ी थी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं ना, आपकी जो वेव है, अगर मैं बात कर रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है, उसको क्या लिखा जाएगा, इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस के एक्स। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही होती तो क्या लिखा जाता, प्लस के एक्स। और अगर ये वाई एक्सिस में ट्रेवल करती, वाई एक्सिस में ट्रेवल करती, तो यहाँ पे के वाई आता, मतलब टाइम के साथ साथ और डिस्टेंस के साथ साथ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको ये बता रहा है भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम और डिस्टेंस दोनों के साथ वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम और डिस्टेंस दोनों के साथ वेरी कर रही है। और आपको बताया गया था ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वाई एक्सिस में, तो साथ में क्या लगेगा, जे कैप। देयर इज नो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज नो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। अब इसमें ओमेगा क्या है, दिस ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और कोई भी नाम रख सकते हो। इस ओमेगा के फॉर्मूलास क्या आते हैं, या तो आप इसको 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है भाई, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड है, इसका यूनिट क्या रहने वाला है, हर्ट्ज, या तो सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। और अगर आप ओमेगा की बात करो तो ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। इसमें जो ये के है, ये के किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेव नंबर को। ये एंगुलर वेव नंबर आपने कहीं ना कहीं क्लास 11th में पढ़ा था, जिनको ना पता हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। और ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को। ये लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है। क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। स्पीड ऑफ ईएम वेव, अगर मैं ईएम वेव की स्पीड की बात करूं ना, ईएम वेव की स्पीड किसके बराबर होती है, म्यू इंटू लैम्डा। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। इसके अंदर सी रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला आपका तब वैलिड है अगर आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी ईएम वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो यहाँ पे माइनस की एक्स आएगा, अगर ये नेगेटिव एक्स में जा रही होती तो ये प्लस की एक्स आता, तो ये प्लस की एक्स आता। ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। अब इसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। आपको क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो डायग्राम आपके लिए बना के दिया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बताया था, उसमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में वाइब्रेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड जेड के अंदर वाइब्रेट करती है। अगर ये जेड के अंदर वाइब्रेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग जेड कैसे लिखा जाएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि जेड एक्सिस है तो साथ में क्या लिखेंगे, के कैप।
और ये बी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। और मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो उसको जीरो लिखा जाएगा। उसको क्या लिखा जाएगा, जीरो। ये वेव इक्वेशन है जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। अगर एक प्रोग्रेसिव वेव आगे की तरफ ट्रेवल करते हुए जाती है, अगर एक पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है तो kx नहीं आएगा, लेकिन अगर वेव आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, आगे की तरफ आगे जाती हुई नजर आ रही है, तो उसकी इक्वेशन होती है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसी बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपने एक बात नोटिस करी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सेम है, और एंगल को बोला जाता है फेज। मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम, मतलब दोनों एक तरीके से चेंज होते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इन ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज। दोनों किस फेज में चलेंगे, दोनों सेम फेज में चलेंगे। दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा, इनका फेज डिफरेंस जीरो होगा। फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब इनके एंगल का डिफरेंस कितना होगा, जीरो। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन ईएम वेव। आपको दो बातें याद रखनी है, इवन दो की तीन बातें याद रखनी है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इसके अंदर कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो आपस में तो परपेंडिकुलर होती है, और इवन ईएम वेव के भी परपेंडिकुलर रहती है। इसकी डायरेक्शन मिलती है ई क्रॉस बी से, इसकी डायरेक्शन मिलती है ई क्रॉस बी से। ये डायरेक्शन लिखी हुई है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव इक्वेशन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। दोनों का एंगल सेम है, दोनों का फेज सेम है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो। अब कुछ एक बेसिक सी बातें करते हैं, जैसे बात कर लेता हूं स्पीड ऑफ ईएम वेव। ये ईएम वेव किस स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ ईएम वेव। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ईएम वेव कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय cannot या EM wave passes undeflected, EM wave passes undeflected through electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन इसकी जीरो होती है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था वेलोसिटी सिलेक्टर के नाम से। अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनडिफ्लेक्टेड पास करता है तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ई बाई बी के। उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ई बाई बी के। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, स्पीड ऑफ ईएम वेव है, वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका स्पीड ऑफ ईएम वेव है। ईएम वेव की स्पीड है, ईएम वेव मतलब लाइट वेव, ये स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकती है। ये अभी बात कर रहा हूं मैं वैक्यूम की, ये बात कर रहा हूं अगर मैं वैक्यूम की। लेकिन अगर मैं बात करूं मीडियम की, मीडियम के अंदर क्या होगा, सी की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। सी की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और वी किसके बराबर हो जाएगा, ई बाई बी के। वी किसके बराबर हो जाएगा, ई बाई बी के। मेरी बात ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, और ये किसके बराबर होता है, ई बाई बी। लेकिन मीडियम में जाने के बाद स्पीड चेंज हो जाती है, कितनी बचती है, v विच इज इक्वल टू ई बाई बी। अब मुझे सी और v का रिलेशन निकालना है। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगी, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था वेलोसिटी सिलेक्टर, उसके अंदर क्या बोला था, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो उसकी स्पीड किसके बराबर होती है, ई अपॉन बी के। उसकी स्पीड किसके बराबर होती है, ई अपॉन बी के। तो याद रखना वेलोसिटी का फॉर्मूला ई बाई बी रहेगा। अब ई और वी का सी और वी का रिलेशन निकाल लेते हैं। आपको पता है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और मैग्नेटिज्म कांस्टेंट μ0/4 पाई, ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁷। एक काम करते हैं यार, इसको डिवाइड कर देते हैं। μ0/4 पाई इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मतलब 10⁻⁻7 को डिवाइड कर देते हैं 9 × 10⁻9 से। अब ये 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, μ0 × एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले आता हूं तो क्या बनेगा, 1/9 × 10⁻16 हो जाएगा। 9 + 7 विल बी 16, ये 16 हो जाएगा। कैन आई राइट दिस एज μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/3 × 10⁸8 का स्क्वायर। भाई खुशी आ गई, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ये वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको हम क्या लिखते हैं, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट।
सी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहां से हमारा सी स्क्वायर आ गया किसके बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये परमेबिलिटी और परमिटिविटी आपस में कैसे रिलेट करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो भाई अगर मैंने ये निकाला सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी किसके बराबर होगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला आ गया, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन अ मीडियम, अगर मैं मीडियम में चला जाता हूं तो सबको पता है मीडियम में जाने के बाद म्यू नॉट की जगह क्या आएगा म्यू, म्यू नॉट की जगह क्या आएगा म्यू, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा एप्सिलॉन, और सी की जगह क्या आएगा वी। ये जो सी है ना, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम से निकल के किसी मीडियम में चले जाते हो तो मीडियम में जाने के बाद सी की जगह पे क्या आ जाएगा वी, और म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। सबको पता है जो म्यू होता है वो म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है, जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। उठा के वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से अगर वी की वैल्यू निकाल लूं इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू की जगह क्या आएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये हमारा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा सी के, ये किसके बराबर होते हैं सी के। तो आपसे यहां से क्या रिलेशन बनेगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये सी और वी का रिलेशन है, जो ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है ये मीडियम की परमेबिलिटी और उसकी ये परमेबिलिटी और परमिटिविटी दोनों पे डिपेंड करती है। कैन आई सिंपली से दैट वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, एक ईएम वेव की वेलोसिटी कहां पे मीडियम में, मीडियम के अंदर जो ईएम वेव की वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सी आपको पता है 3 इंटू 10⁻⁸, एक मीडियम का म्यू आर और एप्सिलॉन आर दे देंगे आपको वी पूछा जाएगा, या फिर वी दे देंगे और एप्सिलॉन आर दे देंगे आपको म्यू आर पूछा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ईएमएफ का एक ये पोर्शन जहां पे अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, मैक्सवेल ने बोला भी जो आपका एम्पियर सर्किट है वो गलत है, उसको प्रूव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करा, बोला कैपेसिटर प्लेट के अंदर वेरिएबल स्टेट के अंदर आता है। उसके बाद ये बोला गया भी जो आपका एम्पियर सर्किट है उसको ठीक किया गया, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ बनाया गया और डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन से प्रूव करा आईसी और आईडी बराबर थे। फिर आपको ये बताया गया मॉडिफाइड एम्पियर लॉ सही होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज बताई, मैक्सवेल की इक्वेशन का यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रेडिक्ट किया। फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेडिक्ट हो गई फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी इक्वेशंस बताई, क्या इक्वेशंस है, और उसके बाद आपको ये बताया गया भाई स्पीड ऑफ ईएम वेव कितनी होती है और ये कैसे कैलकुलेट होती है। तो अभी ईएम वेव के बारे में बात करूं, कुछ एक प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ईएम वेव की पहली प्रॉपर्टी, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और इवन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर रहते हैं। फिर दूसरी बात इसके अंदर आती है इसकी डायरेक्शन ई क्रॉस बी से मिलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है लेकिन मीडियम में जाने के बाद वो स्पीड कम हो जाती है, कितनी बचती है सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे सारी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, इसके अंदर जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल या वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेशन के वो ईएम वेव के परपेंडिकुलर चलता है। मान लो ईएम वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है। जिसके अंदर ऐसी वेव जिसके अंदर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं उसका नाम रखा जाता है ट्रांसवर्स वेव। उसका नाम क्या रखा जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे जो आपकी वेव है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। क्या इतनी बात क्लियर होगी भाई हमारे पास किस तरीके से ईएम वेव प्रोड्यूस की गई। अब इसके बाद छोटी छोटी बातें आती है, जैसे सबसे पहले आती है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी कैसे निकलती है। एवरीवन नोस ईएम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बात करूं ना मुझे ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी निकालना होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी निकाल के उनको ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी निकाल के उनको ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल एनर्जी डेंसिटी। वहां से आपको टोटल एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। अब आपने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था चैप्टर 2 में
कैपेसिटर के अंदर होती है एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं पहली बात कर लूं, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कितनी एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम के अंदर। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, वहां कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है हाफ सीवी स्क्वायर, उसको वॉल्यूम दैट इज एरिया इनटू डिस्टेंस से डिवाइड करा तो मेरे पास, एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, कैपेसिटर के अंदर होती है, उसकी एनर्जी होती है हाफ सीवी स्क्वायर और उसका वॉल्यूम होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। और सिमिलरली यू कैन राइट दिस कैपेसिटेंस एज, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और इसका v होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करके। ये एडी आया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की बात करूं ना, सिंपल से रिलेशन से उठाते हैं, 1/2 तो यहां भी आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का स्क्वायर आएगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई दोनों के अंदर है, वो भी डिनोमिनेटर में, बट 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ रहा है? म्यू नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ रहा है? म्यू नॉट। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिज्म कांस्टेंट पे जाना है तो आपको अपने म्यू नॉट को रिप्लेस करना होगा 1/एप्सिलॉन नॉट से, या फिर एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना होगा 1/म्यू नॉट से। एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना होगा 1/म्यू नॉट से। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए ई की जगह क्या आएगा? बी, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? 1/म्यू नॉट। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड का बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। एक बार इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं, एक बार इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन म्यू ई एंड म्यू बी। अब म्यू ई का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू ई का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और आपको ये बात भी पता है अभी सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सर ये कब पढ़ा भाई? अभी पीछे पढ़ा, 5 मिनट पहले ये पूरा बताया था कैसे आया, 1/अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और आपको ये भी पता है स्पीड ऑफ लाइट ई बाई बी के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करती है उसका फॉर्मूला होता है ई बाई बी। कैन आई इक्वेट बोथ ऑफ दिस? अगर मैं इसको इक्वेट कराता हूं तो ई बाई बी किसके बराबर हो जाएगा? 1/अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायरिंग करके ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर होगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं ई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं ना, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और आपकी जो एनर्जी डेंसिटी थी, वो एनर्जी डेंसिटी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल रखी है, ये कैंसिल आउट होके इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगी? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो भाई बधाई हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी आ गया। 1/2 या बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये किसके बराबर होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। तो म्यू ई किसके बराबर आ जाएगा? म्यू बी के। मतलब ये दोनों न्यूमेरिकली आपस में बराबर होते हैं। आपको पेपर में प्रूफ करना आ सकता है, प्रूफ दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर मैंने टोटल एनर्जी निकालनी हो तो म्यू ई और म्यू बी को ऐड करना होता है। आपको पता है म्यू ई और म्यू बी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये इक्वल है, आई विल राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ म्यू ई और ट्वाइस ऑफ म्यू बी। या तो म्यू ई का डबल करना या फिर म्यू बी का डबल, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर मैं म्यू ई का डबल करता हूं तो म्यू ई क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं म्यू बी का डबल करता हूं तो ये म्यू बी का डबल क्या था? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो भाई ये 2 से 2 दोनों जगह कैंसिल। तो यहां से क्या आएगा एनर्जी डेंसिटी? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला।
ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है ना, उसमें से 1/2 हटा दो, जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है उसमें से 1/2 हटा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बराबर है। टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर होगी कैसे हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? पहली बात तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। जब इनका रिलेशन निकाला क्या देखा, म्यू ई और म्यू बी आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी के लिए जब दोनों को ऐड करा, आइदर इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। क्लियर होगी बात? चलिए छोटी छोटी डेफिनेशंस है और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट विल बी इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। अब यार इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन है, वैसे तो एरिया कोई भी हो सकता है। अब इस एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही है 1 सेकंड के अंदर, मतलब कितनी एनर्जी इसको क्रॉस कर रही है, कितनी एनर्जी इसको क्रॉस कर रही है 1 सेकंड के अंदर थ्रू अ यूनिट एरिया, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, it is the amount of energy, it is the amount of energy, it is the amount of energy crossing per unit area, per unit area, per unit time, per unit time through a cross section, through a cross section held perpendicular to the, through a cross section held perpendicular to the, perpendicular to the direction of propagation of wave, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब ईएम वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रखा गया है। मतलब देखो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो जितनी ईएम वेव इसकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, जितनी एनर्जी इसके सेम डायरेक्शन में 1 सेकंड में जा रही है, जितनी एनर्जी इसके 1 सेकंड के अंदर इसको क्रॉस करके जा रही है इसके यूनिट एरिया से, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो भाई अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं ना, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बहुत सारे फॉर्मुलाज मैं यहां से बना सकता हूं। एनर्जी अपॉन टाइम आपने सुना होगा पावर, एनर्जी अपॉन टाइम हमारे पास होता है पावर, इसको क्या लिखा जा सकता है, पावर। तो एक और फॉर्मूला यहां से इंटेंसिटी का निकल के आता है, दैट इज पावर अपॉन एरिया, दैट इज पावर अपॉन एरिया, दैट इज पावर अपॉन में एरिया। क्या बात क्लियर होगी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। लेकिन अगर मैं यहां से बनाऊं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आपने सुना है जो हमारा म्यू होता है ना, म्यू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से अगर मैं एनर्जी निकालता हूं, अगर मैं यहां से एनर्जी निकालता हूं तो ये एनर्जी कैसे निकलेगी, म्यू इंटू वॉल्यूम। एनर्जी कैसे निकलेगी, म्यू इंटू वॉल्यूम निकल सकती है। एनर्जी कैसे निकलेगी, म्यू इंटू वॉल्यूम। यहां से एनर्जी निकालनी है तो म्यू इंटू वॉल्यूम, उठा के एनर्जी इसके अंदर पुट करते हैं। इंटेंसिटी क्या थी, म्यू इंटू में वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब वॉल्यूम को क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इंटू डिस्टेंस, और एरिया इंटू में टाइम नीचे पड़ा था, ए से कैंसल आउट हो गया और ये क्या बचा, म्यू इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हमारे यहाँ पे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो ये म्यू सी के बराबर, ये म्यू सी के बराबर। तो भाई बहुत सारे फॉर्मूला मिलते हैं। वैसे इंटेंसिटी होता क्या, कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट क्रॉसेस थ्रू अ यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए क्योंकि हम किसी एंगल पे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर उसके बाद हमें कंपोनेंट निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द मोशन। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, और इसको पावर अपॉन एरिया भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करके हमने प्रूफ करा ये म्यू सी के बराबर है। म्यू के एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले आपको पता है, एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले आपको पता है, आपने पीछे ड्राइव कर रखे हैं म्यू के फॉर्मूले के, या तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, या फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अगर मैं इसके अंदर म्यू की बात करूं तो यहाँ पे जो म्यू होता है ना, वो जो म्यू है वो किसके बराबर है, या तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, या फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स पे चलते हैं। दैट विल बी मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, एक ईएम वेव का मोमेंटम। देखो इस फॉर्मुलास के प्रूफ की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधी सी बात करूंगा, आपको डायरेक्टली याद रखना है।
जो मोमेंटम का फॉर्मूला है ना, P से रिप्रेजेंट होता है, जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी पर यूनिट स्पीड। चाहे आप डायमेंशन निकाल के देख लेना, एनर्जी को स्पीड से डिवाइड करोगे ना, ml/t-2 को डिवाइड करोगे lt-1 से, तो आपके डायमेंशन आ जाएंगे mlt-1। जो mlt-1 है वो डायमेंशन किसके होते हैं, मोमेंटम के। भाई डायमेंशन वाले भी प्रूव कर सकते हो, वैसे भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो याद रखना u/c ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। बट इसमें पर्टिकुलर सिचुएशन है, मान लो आपका एक ऐसा सरफेस है जो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो सारी की सारी ईएम वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्योरली एब्जॉर्प्टिव सर्फेस है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो जितना मोमेंटम आया वो कितना था, u/c, एब्जॉर्ब कर लिया तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, u/c का, कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, u/c का। लेकिन अगर मान लो आपका एक ऐसा सरफेस है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, u/c से आया था, u/c से वापस चला गया। अगर इनिशियल मोमेंटम आपका नेगेटिव है, इनिशियल मोमेंटम आपका नेगेटिव है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो 2u/c। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज u/c माइनस ऑफ माइनस u/c, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u/c। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे ये आपका सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो u/c का चेंज इन मोमेंटम, और अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 2u/c का चेंज इन मोमेंटम, और अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 2u/c का चेंज इन मोमेंटम। क्या बात क्लियर होगी? आज के टॉपिक क्या थे, अभी तक के टॉपिक हमने क्या क्या पढ़े? आज हमने आपको बताया भी ईएम वेव की इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इक्वेशन है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, मीडियम में कितनी है, वैक्यूम में कितनी है, आपस में रिलेट कैसे करते हैं, उसका नेचर ट्रांसफर्स कैसे है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, म्यू और मीबी का रिलेशन, फिर इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, फिर मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। फिर अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और फिर ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात आती है प्रेशर ऑफ ईएम वेव की, प्रेशर ऑफ ईएम वेव की। भाई ईएम वेव कितना प्रेशर, अच्छा आपसे सवाल पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या ईएम वेव मोमेंटम ट्रांसफर करती है, आपका आंसर होगा यस। क्या ईएम वेव प्रेशर ट्रांसफर करती है, आपका आंसर होगा यस। क्या ईएम वेव के अंदर एनर्जी होती है, आपका आंसर होगा यस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, वो भी आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, वो भी आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, वो भी आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, वो भी आपको पता है। अब प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, अब प्रेशर का जनरल फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट। आप फिर वही बात है, डायमेंशन से कंपेयर कर सकते हो। जो प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा दैट इज इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ ईएम वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वी आर लेफ्ट विद ईएम वेव। अब इसके बाद ईएम वेव के बारे में बताएंगे, ईएम वेव होता क्या, और एक एक डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो भाई अगले टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम पढ़ेंगे भी कौन कौन सी वेवलेंथ हमारे पास होती है, कौन कौन सी वेव्स होती है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और क्या क्या उसके यूजेस है और उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको अरेंज करना उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, एक ऑर्डर में अरेंज करने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने के इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारे पास कुल 7 वेव्स है। सबसे पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेडिएशंस, एक्स रेज एंड गामा रेज। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे, नीचे जाने से इनका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा लेकिन इनका वेवलेंथ डिक्रीज होगा। नीचे जाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। हाईएस्ट वेवलेंथ की कौन सी है, रेडियो वेव्स, और लोवेस्ट वेवलेंथ की गामा रेज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की गामा रेज, इनकी लोवेस्ट वेवलेंथ और इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ। मैं फिर बोल रहा हूं, नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ गामा रेज की। नीचे जाते हुए इस ऑर्डर में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज और गामा रेज। नीचे जाते हुए इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वेवलेंथ कम होगा, और ऊपर जाते हुए इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा और वेवलेंथ बढ़ेगा। हाईएस्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स, लोवेस्ट वेवलेंथ की गामा रेज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की गामा रेडिएशंस एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स। अब इनका एक एक करके यूज पढ़ते हैं। जैसे रेडियो वेव्स क्या है, ये लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वेव्स है। इसकी वेवलेंथ रेंज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ रेडियो वेव्स की आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी है।
तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है 600 मीटर से लेके 0.1 मीटर तक, मतलब ये कह सकते हो भी 1 किलोमीटर के आसपास इसका वेवलेंथ रेंज होता है। और फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होगी? 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज, आप ये कह सकते हो 10 रेज़ टू पावर 6 से लेके 10 रेज़ टू पावर 9 तक। इसका सोर्स क्या रहेगा? मैंने आपको बोला था ईएम वेव कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अगर आप किसी का सोर्स भूल जाते हो तो उसका आंसर क्या लिख के आओगे? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो इसका सोर्स क्या रहने वाला है? एक्सेलरेटेड चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स के अंदर जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो रेडियो वेव्स का सोर्स है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? नेम द वेव व्हिच इज यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। इसका यूज है रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होती है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। आपके पेपर में सवाल आएगा ऐसी कौन सी वेव है जो रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होती है? आपको इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताना होगा एंड गिव द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रेंज। इवन सोर्स भी पूछ लेते हैं और आपको ये बताना होगा इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है कम होती है। अच्छा, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, ये रेडियो और टेलीविजन के लिए आप रेडियो वेव्स क्यों यूज करते हो? आपको ये लिखना, रेडियो वेव्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, वो दूर तक ट्रेवल करती है, वो दूर तक ट्रेवल करती है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास माइक्रोवेव्स। अच्छा, ये मैं पहले से लिख के क्यों लाया हूं? क्योंकि यार कोई थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है। और बाकी सारा जो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन या फिर डेरिवेशन पोर्शन है वो ऑलरेडी मैं साथ साथ लिखता हूँ। उसका रीजन क्या, ताकि आपको समझ आ सके। एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। अब जो हमारे पास रेडियो वेव्स के बाद जो हमारी वेव्स आती है वो होती है माइक्रोवेव्स। ईएम वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, इनकी वेवलेंथ रेंज रहती है 0.3 मीटर से लेके 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। ये मीटर आएगा, मिलीमीटर नहीं है, दिस विल बी इन मीटर, मतलब ये मिलीमीटर में चलती है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 रेज़ टू पावर 9 से 12। इनका क्या था? 10 रेज़ टू पावर 6 से 10 रेज़ टू पावर 9, और ये 10 रेज़ टू पावर 9 से 10 रेज़ टू पावर 12। इसका सोर्स भी रहेगा ऑसिलेटिंग करंट इन वैक्यूम ट्यूब्स, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम ट्यूब्स। मैंने आपको फिर बोला एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल दोनों एक ही बात रहेगी। इसके यूजेस के, ये रडार सिस्टम में यूज होती है, जो एयरक्राफ्ट को नेविगेट करता है भी, यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट को सिग्नल देता है भी, यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है या नहीं जा रहा, उसको आगे सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। माइक्रोवेव ओवंस, कॉमन सेंस है, माइक्रोवेव्स है तो माइक्रोवेव ओवंस में यूज होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम आती है। लॉन्ग डिस्टेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया जाता है वो माइक्रोवेव्स के थ्रू किया जाता है, वो माइक्रोवेव्स के थ्रू किया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? बताइए जी, रडार सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज होती हैं? आपका आंसर होगा माइक्रोवेव्स। बताइए उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 रेज़ टू पावर 9 से 12। वेवलेंथ होगी मीटर से लेके मिलीमीटर तक, वेवलेंथ होगी मीटर से लेके मिलीमीटर तक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इसको हीट वेव्स बोला जाता है क्योंकि ये वो वेव्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हीट वेव्स, इसलिए इनका नाम हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशन बोला जाता है। ये थर्मल रेडिएशन आपने क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा था। इसकी जो वेवलेंथ है वो 10 रेज़ टू पावर, फ्रीक्वेंसी है 10 रेज़ टू पावर 11 से 14, और वेवलेंथ 5 into 10 रेज़ टू पावर -3 से, या 10 रेज़ टू पावर -3 से 10 रेज़ टू पावर -6। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ये हीट वेव्स है, इसको कौन प्रोड्यूस करेगा? किसी भी बॉडी के पास टेम्परेचर है तो उसके अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। इवन हमारी बॉडी के अंदर से भी इंफ्रारेड रेडिएशन को निकाला जा सकता है, मतलब निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि हमारी बॉडी का भी कोई ना कोई टेम्परेचर है। तो इसका सोर्स क्या रहेगा? हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। जितनी ज्यादा हॉटनेस होगी उतनी ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन उसके अंदर से निकलेंगी। इसके यूजेस क्या है? ये जो हमारे रिमोट कंट्रोल में, यहाँ पे रिमोट पड़ा है, इस रिमोट के अंदर ये जो लाइट यूज होती है ना, ये लाइट आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन है। इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्म, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन का काम होता है। और हेज फोटोग्राफी, जहां पे लाइटिंग क्लियर नहीं होती ना, लाइटिंग क्लियर नहीं होती तो हम कैमरे के अंदर एक लाइट यूज करते हैं जो फ्लैश लाइट होती है, दैट फ्लैश लाइट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि वहां पे अगर आपकी लाइटिंग क्लियर नहीं है तो हेज फोटोग्राफी में काम आता है उसके लिए। फिर इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं उनको डिटेक्ट करने के काम आता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे है उनके, उसके लिए काम आएगा। ठीक है, तो भाई ऐसा कौन सा वेव है जो हीट प्रोड्यूस करता है? इंफ्रारेड। ऐसा कौन सा जो रिमोट कंट्रोल में यूज होता है? इंफ्रारेड। ऐसा कौन सा जो हेज फोटोग्राफी में यूज होता है? इंफ्रारेड। जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आता है? इंफ्रारेड। और उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको याद रखनी है 10 रेज़ टू पावर 11 से 14 तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विजिबल लाइट। ये एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हमारे रेटिना को सेंसिटिव होता है, मतलब जो हमारे आंखों का रेटिना है ये इसको डिटेक्ट कर पाता है सिर्फ कौन सी लाइट को? विजिबल लाइट को। इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, बाकियों की आप थोड़ी बहुत इधर उधर कर भी दोगे तो काम चल जाएगा। इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर, दैट इज 7 into 10 raised to power -7 मीटर तो 4 into 10 raised to power -7 मीटर। और फ्रीक्वेंसी रेंज 4 into 10 raised to power 14 to 7 into 10 raised to power 14। ये हमारे आसपास के
दुनिया को देखने के काम आती है, प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। और केमिकल रिएक्शन, आपने देखा होगा कुछ एक रिएक्शंस है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो लाइट की प्रेजेंस, वो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए बोला जाता है ये केमिकल रिएक्शन कराने के काम आता है। इसका सोर्स क्या है? अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को सडनली डीएक्साइट करा दोगे फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, अगर एक इलेक्ट्रॉन, आपने सब सुना हुआ है केमिस्ट्री में, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे लेके आते हो तो वो फोटॉन्स निकालते हैं, और वो फोटॉन्स क्या होते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब वो पैकेट ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है? लाइट एनर्जी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे एक्साइट करेगा, तो एक्साइट करने के बाद वो विजिबल लाइट निकालता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है यूवी रेडिएशंस। ये यूवी रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर टू दी विजिबल लाइट, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से थोड़ी सी ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से थोड़ी सी कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी 10⁻16 से 17 और वेवलेंथ 10⁻⁻7 से 10⁻⁻1.5 इंटू 10⁻⁻7। इसका सोर्स है सन से प्रोड्यूस होता है। हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब यही है, हाई वोल्टेज मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। अगर किसी एक डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस अगर आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो उसके अंदर से जो चार्ज पार्टिकल निकल के जाएगा वो आपकी यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। ये फूड प्रिजर्वेशन में आपने एक बहुत अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, आरओ प्लस यूवी वाली। यूवी रेडिएशन क्या करती है? जर्म्स को किल करती है, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूवी रेडिएशंस काम आती है, और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने के काम आती है। और ये जो विजिबल इनविजिबल राइटिंग है ना, मान लो कहीं पे चोरी हो जाए तो फिंगरप्रिंट पढ़ने आते हैं, फिंगरप्रिंट्स को पढ़ने के लिए वो एक लाइट मारते हैं, वो लाइट कौन सी होती है? यूवी रेडिएशन। लो फ्रीक्वेंसी यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स, इनविजिबल राइटिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फूड प्रिजर्वेशन, ये सारे यूवी रेडिएशन का पार्ट है। ओजोन लेयर से कौन सी जो ये लेयर, ओजोन लेयर आपको पता होगा एक लेयर है जिससे डिप्लीट हो रही है यूवी रेडिएशंस। अगर इस यूवी रेडिएशन को डिप्लीट होने से बचाना है, अब मैं आपको फिर बोलता हूँ, एक पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ओजोन लेयर से डिप्लीट होने वाली वो कौन सी रे है जो हमारे लिए स्किन कैंसर कॉज करती है, तो आपका आंसर होगा यूवी रेडिएशन। और आपसे पेपर में पूछा जाएगा बताओ उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितना है। अगले वाले पे चलते हैं, दैट इज एक्सरेज। एक्सरेज आपने सुना है, ये यूवी रेडिएशन से हाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है और छोटी वेवलेंथ की होती है। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर टू दी यूवी रेडिएशन। इसका वेवलेंथ रेंज 10 रेस टू पावर सॉरी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग से, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10 रेस टू पावर -10 मीटर से लेके 10 रेस टू पावर -7 मीटर तक। मतलब आप फ्रीक्वेंसी याद कर लो, 10 रेस टू पावर 18 से 10 रेस टू पावर 20। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को सडनली डी एक्सेलरेट कर दोगे, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से चल के आ रहा है उसको डी एक्सेलरेट कर दोगे, सडन डी एक्सेलरेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरेस, ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल टारगेट। मेटल टारगेट इसको क्या करता है? सडनली डी एक्सेलरेट करता है। अब आपको पता है एक्सरेस कहाँ यूज होती है? अगर बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है उसको डिटेक्ट करने के काम आती है। कैसे काम आती है? क्योंकि ये ब्लड से तो पास हो जाती है, फ्लश से तो पास हो जाती है, लेकिन ये बोन से पास नहीं होती। तो इन मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज एक्सरेस कैन पास थ्रू फ्लैश बट कैन नॉट पास थ्रू बोन्स। उसके बाद इंजीनियरिंग, मतलब अगर मान लो कोई मेटल के अंदर छोटा सा होल हो जाता है, क्रैक आ जाता है, तो उसको एक्सरेस के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। और फिर जैसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे किसी मॉल के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो एक मशीन के अंदर से पास कराया जाता है, तो वहां पे एक्सरेस क्या करती है? ये डिटेक्ट करती है कि ये आपके पास कोई एक्सप्लोसिव आइटम ना हो, गोल्ड ना हो, डायमंड ना हो, इन सबको डिटेक्ट करती है। तो ये सारे यूजेस आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसके अंदर रहने वाले हैं। लास्ट वन विल बी दी गामा रेस, और ये आपको पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की है। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 रेस टू पावर 18 से 10 रेस टू पावर 22। रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब जो डिके होते हैं ना, जो न्यूक्लियर जैसे नेप्थलीन बॉल्स होगी, आपको पता है नेप्थलीन बॉल्स बहुत डेंजरस होती हैं क्योंकि उसके अंदर गामा रेडिएशन होती है। नेप्थलीन बॉल के साथ साथ कैम्फर हो गया, ये सारे रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई हैं जिसके अंदर से लगातार रेज निकलती रहती है। उस रेस का नाम क्या रहता है? गामा रेडिएशंस। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के काम आती है, न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट बनाने के काम आती है, मतलब चलाने के काम आती है, और ये एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के काम आती है। अब इसके बाद हमारी ये सारी रेस, ये कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको एक ऐसी वेव बतानी है जो हीट प्रोड्यूस करती है, दैट इज इंफ्रारेड। ऐसी वेव जो वेल्डिंग या जो वेल्डिंग करते हैं ना तब निकलती है, वो होती है यूवी रेडिएशंस। एक ऐसी वेव जो फूड प्रिजर्वेशन में काम आती है, दैट इज यूवी रेडिएशंस। ऐसी वेव जो हमारे को देखने में काम आती है, दैट इज कॉल्ड विजिबल। ऐसी रेज जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आती है, माइक्रोवेव्स। आपको ऐसे यूज लिख के देंगे, आपने उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताना होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का चार्ट मैं आपको बता दूं, 10 रेस टू पावर 6 से लेकर 10 रेस टू पावर 9 तक। 10 रेस टू पावर 6 से लेकर 10 रेस टू पावर 9 तक आपकी रेडियो वेव्स, 9 से 12 तक माइक्रोवेव्स, 12 से 14 तक आपकी इंफ्रारेड। फिर विजिबल की आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। फिर 14 से 16 तक, 14 से 16 तक, या ये कह सकते हो 14 से 17 तक आपकी यूवी रेडिएशन, 18 से 20 तक
एक्सरेज, और 20 से 22 तक, इवन 19 से 22 तक आपकी गामा रेडिएशंस रहेंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, पहले आपको ये बताया कि अभी एम्पियर सर्कुलर लॉ गलत है, उसको ठीक करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट आया। डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करके आपको बताया अभी आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ सही कैसे किया गया। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट किया था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के बाद स्पीड ऑफ ईएम वेव, फिर एनर्जी ऑफ ईएम वेव, फिर इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, प्रेशर ऑफ ईएम वेव, फिर ईएम वेव के टाइप्स और उनके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, और फिर सभी वेव्स के आपको यूजेस बताए गए। और ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर। अब कहोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपको इसके वीडियोस के मतलब ये जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और भी बहुत सारे वन शॉट आने हैं। जितना शेयर करोगे, जितने ज्यादा व्यूज, या व्यूज की बात छोड़ दें, जितना ज्यादा इस पे कमेंट करोगे उतना ज्यादा जल्दी आपके लिए अगले वन शॉट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। थैंक यू सो मच।